हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के हिंदी विषय के पहले अध्याय बातचीत के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है बातचीत। हमारा जो चैप्टर है वो है बातचीत, और बातचीत के जो लेखक हुए वो है बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अब हम बारीकी से इसके एक एक प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ये पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। पहला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की जो ये रचना है बातचीत क्या है। तो क्या है, तो ऑप्शन दिया गया है। पहला एकांकी, दूसरा है कहानी, तीसरा यात्रा संस्मरण, और चौथा ऑप्शन है ललित निबंध। तो आपका जो सही उत्तर होने वाला है वो है चौथा ऑप्शन, ललित निबंध। जो हमारा ये बालकृष्ण भट्ट की जो ये रचना है ये एक ललित निबंध है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी सही हो जाएगी, भारतेंदु युग के ये निबंधकार थे। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य की बातचीत, मनुष्य जब आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसका उत्तम तरीका मतलब सबसे सही तरीका क्या है, बात कैसे किया जाना चाहिए, किस प्रकार से किया जाना है, लोगों को कैसे अपने बातों में रिझाना चाहिए, तो किस प्रकार से बात करना चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ये मनुष्य का जो है सबसे उत्तम तरीका है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद का अर्थ ये होता है बातचीत। संवाद का जो अर्थ होता है बातचीत, वार्तालाप, बातचीत आप बोल सकते हैं, बातचीत वार्तालाप जो कि होती है। तो इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण होती है ना, वो होती है आत्मीयता। आपके अंदर जो आत्मीयता होनी चाहिए, आपका जो व्यवहार होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए कहा गया संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, क्वेश्चन हुआ बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब, यहाँ पर कब लिख लेंगे, कब हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है 23 जून 1844 ईस्वी, 23 जून 1844 ईस्वी। अगले प्रश्न की ओर 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है। दमयंती स्वयंवर रचना है, मतलब ये हुआ कि इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इस पुस्तक का पहला ऑप्शन सही है बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ होगा बालकृष्ण भट्ट। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ये लिखा गया है। थोड़ा यह मिस्टेक है, इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न में कौन सी रचना, 7 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की कथा नहीं है, नहीं है। तो देखिए इसके प्रश्नों को नहीं है थोड़ा ऊपर करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं है, तो नहीं है तो इसमें से नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 100 जान, सद्भाव का अभाव, ये तीनों का तीनों जो ना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। एक ये चौथा जो ऑप्शन है
ये वाला जो है ना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है ना नहीं लिखा गया है, तो इसीलिए इसका जो उत्तर है वो है परीक्षा गुरु, चौथा ऑप्शन नहीं है लिखा हुआ। अगले प्रश्न की ओर, 8वां नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यहाँ पर पूछा गया कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही है, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, तो इसका उत्तर यही है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, तो ये है पहला ऑप्शन, रेल का विकट खेल। अगले प्रश्न की ओर, 9 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र, महीना महीना जो पत्र निकलता है, पत्रिका निकलती है, उसको कहता है कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी सही है, हिंदी प्रदीप। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, बातचीत कौन सी विधा है? बातचीत जो है ना कौन सी विधा है? तो बातचीत जो है ना कौन सी विधा है पूछा जाएगा, तो ये इसका जो सही उत्तर है, बातचीत जो है ना एक ललित निबंध है, ललित निबंध। बातचीत कौन सी विधा है? तो ललित निबंध है। इसका जो ऑप्शन दिया गया है वो थोड़ा नीचे हो गया है, तो इसीलिए इसका जो सही उत्तर है वो है निबंध, ललित निबंध है, ललित निबंध। इसका जो सही उत्तर है ललित निबंध। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर, अगला प्रश्न है 11 नंबर, रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति का नाम था। कहता है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, उपरांत का मतलब होता है बाद, इसका मतलब हो गया उपरांत का अर्थ होता है बाद, यानी कहने का अर्थ हुआ 16 वर्ष के उपरांत या 16 वर्ष के बाद किसके मुख मुंह से एक बात सुनी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है, फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी, फ्राइडे के मुख से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11 नंबर से 12 नंबर। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, बातचीत, ये जो बातचीत है, ये कहानी का निबंध है बातचीत, शीर्षक निबंध के निबंधकार मतलब किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी, बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, 13 नंबर प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? जब आपस में लोग मनुष्य से बातचीत करते हैं तो उसके माध्यम से लेखक यहाँ पर क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, बातचीत की शैली। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। कहा गया है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? भट्ट जी, जो बालकृष्ण भट्ट जी थे, एक निबंधकार थे, तो इनको कहा गया है कि साहित्य के एडिशन, अंग्रेजी साहित्य के थे एडिशन और स्टील की श्रेणी में, उसके श्रेणी में मतलब जिस प्रकार के वे व्यक्ति थे उसी प्रकार से बालकृष्ण भट्ट उसी प्रकार के व्यक्ति हुए। किसने रखा इसे, किसने कहा? तो इस पर इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान का मतलब घर द्वार कहाँ था उसका, कहाँ रह रहे थे, निवास स्थान। उसके बाद अगले प्रश्न, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न में बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका जो सही उत्तर है हिंदी प्रदीप पत्रिका, हिंदी प्रदीप। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया?
कब शुरू किया? तो इसका जो सही उत्तर है 1877 ईस्वी, 1877 ईस्वी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, कौन सी रचना, कौन सी रचना या रचना, कौन सी रचना, कौन सी रचना, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघदूतम। और मेघदूतम ये पद्मावती, पद्मावती, वेनिसहार और मेघनाथ वध, ये तीनों की तीनों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये मेघदूतम कालिदास के द्वारा लिखा गया है। मेघदूतम जो पुस्तक है ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, इसीलिए बालकृष्ण भट्ट इसके रचनाकार या इसके रचनाकार नहीं हुए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न में, कौन सा उपन्यास, कौन सा उपन्यास, उपन्यास, कौन सा उपन्यास, थोड़ा मिस्टेक है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? जो उपन्यास है किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है, उपन्यास किसने लिखा है, ये किसके द्वारा, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कौन से लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 100 अजान एक सुजान। उसके बाद 100 अजान एक सुजान के जो लेखक हुए हुए बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? नाटक के प्रारंभ में, नाटक के प्रारंभ में जब कहीं भी नाटक शुरू होता है तो उसके शुरू में, प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ, मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, नांदी पाठ, नांदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को, मंगल पाठ को नांदी पाठ कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर 21 नंबर प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक, कब तक मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 16 वर्ष के उम्र तक रॉबिन्सन क्रूसो को किसी भी मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था और न ही कुछ सुनने के लिए मिला था, मनुष्य की बोली को। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, बोलने से ही, बोलने से ही, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है, बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने यह बात बोली थी कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। उसके बाद असल बातचीत, प्रश्न है असल बातचीत, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के में हो सकती है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है या किसका मानना है? तो असल बातचीत केवल दो लोगों के बीच होती है, यह किसका मानना है? तो वो है एडिसन, एडिसन। एडिसन का ऐसा मानना था कि असल ओरिजिनल में जो बात होती है ना, ओरिजिनल बात मतलब जो ना किसी दूसरे को नहीं बतलाने वाला, वो केवल और केवल दो लोगों के बीच होती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फिर से दूसरा क्वेश्चन है वही, एडिसन के अनुसार, अभी तुरंत बताए एडिसन, एडिसन के बारे में। एडिसन के अनुसार असल बातचीत यानी कह सकते हैं छुपा छुपावल बात, यानी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के बातों को ना जान सके, केवल दो लोग ही उसे जाने। वही के यहाँ कहा जा रहा है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगी दो लोग, दो लोगों के बीच ही ना असल बातचीत होती है, बाकी तो राम राम अव्वल फालतूल बात होती है। इसीलिए एडिसन के अनुसार केवल दो लोगों के बीच असल बातचीत हो सकती है। उसके बाद अगला प्रश्न है बातचीत, बातचीत से जो कहता है, अगला प्रश्न है बातचीत से जो हमारा मन किस प्रकार का हो जाता है, हमारा जो मन है, हमारा दिमाग कैसा हो जाता है? अगर हम किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत कर लें तो हमारा जो मन है वो कैसा हो जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, हल्का और स्वच्छ। रियलिटी बात है, अगर आपके मन में कोई बात चल रही हो तब आप देखेंगे कि अपने आप में जो है ना आप परेशान रहेंगे। अगर आप वो बात है ना किसी दूसरे व्यक्ति को जाकर बतला दिए जो कि आपका
करीबी है, दोस्त है या रिश्तेदार कोई या और भी कोई, तो आपका मन जन बहुत हल्का हो जाएगा और लगेगा ना अब जन मेरा मन जन बहुत हल्का होगा, अब चलिए बहुत अच्छा हुआ देखो। उसके बाद आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किसके ना होने से, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। सृष्टि मतलब ये जो हमारा संसार है, इसी को सृष्टि कहा गया है, संसार। ये हमारा जो संसार है ना, कहा गया है किसके ना होने से, किसके नहीं होने से ये जो हमारी सृष्टि है गूंगी प्रतीत होती है। तो अगर हमारे शरीर में, हमारे मुख में वाक शक्ति, वाक शक्ति कहने का अर्थ हुआ बोलने की शक्ति, वाक शक्ति बोलने की शक्ति होती है, बोलने की शक्ति, इसी को कहा गया है वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब हम बोल सकते हैं अपने आप में, जो हम लोग बोलते हैं यही वाक शक्ति कहलाती है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों में। ऑप्शन सी, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अधिक पाई जाती है, मतलब बोलने की कला, बोलने की जो कला होती है उनमें अधिक पाई जाती है। कहाँ के लोगों में? तो यूरोप के लोगों में। यूरोप एक महादेश है, उधर के लोगों में जो है ये टैलेंट ज़्यादा होती है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बातचीत। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र, रस का समुद्र किनकी बात में उमड़ चला है? समझ सकते हैं, रस का जो समुद्र किनकी बात में उमड़ चला है, मतलब जी ना, यानी कौन से ऐसे लोग होते हैं जिनके बातों में जिन एकदम रस भरा होता है, उनका बात सुनने के लिए एकदम समझिए तो बेचैन। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, हम सहेली, दो हम सहेलियों की बातचीत। यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, बातचीत लिखा है, बातचीत, बातचीत होगी यहाँ पर, बातचीत थोड़ा मिस्टेक है। ये जो लिखा गया है ना, बान लिखा गया है, ये होगी बात, उसके बाद बातचीत है। उसके बाद अगले प्रश्न, तो ये इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है कि हम दो सहेलियों की जो बातचीत है ना, हम दो सहेलियों की बातचीत है ना, ये रस का समुद्र उमड़ चला है इसकी बातों में। सुनते रहते हैं बड़ा गौर से। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर, लेखक बालकृष्ण भट्ट, लेखक बालकृष्ण भट्ट, लेखक जो बालकृष्ण भट्ट है, पिता, उनके जो पिताजी थे पेशे से कौन सा काम करते थे? पेशे मतलब वह कौन सा काम क्या करते थे? तो बालकृष्ण भट्ट के जो पापा थे वो एक व्यापारी थे, बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वो एक व्यापारी थे, कोई छोटा मोटा व्यापार करते थे। उसके बाद अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण का जो भट्ट के पिता का नाम थे वे थे बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन दूसरा सही है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो इसका जो सही उत्तर है, इसका जो सही आंसर हो जाएगी वो होगी आधुनिक काल, आधुनिक, आधुनिक काल, आधुनिक काल। इसका जो ऑप्शन है वो नीचे चला गया, इसका जो ऑप्शन है वो नीचे चला गया है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल, आधुनिक काल। देखिए नीचे इसका ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ देखिए दिया गया ना, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो इसका जो उत्तर होगा आधुनिक काल, चौथा ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या है? तो यह क्या था बोल सकते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, पार्वती देवी, पार्वती देवी, बालकृष्ण भट्ट के माता जी। इसके पहले पिताजी का नाम पूछा गया, पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम पार्वती देवी। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे थे?
निबंध लिखा था, पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे थे। तो इसका जो सही उत्तर है पहला ऑप्शन सही है, 1000। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे थे, तो 1000 लिखे थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई, यानी पढ़ने लिखने में इसको बचपन में कुछ मन नहीं लग रहा था, तो इसको किसने बड़े प्यार से समझाया कि नूनू रे पढ़ ले रे, आगे बहुत काम देता हो। तो किसने जगाई, तो इसकी जो माँ थी ना उसी ने, माता पार्वती देवी ने इन्हें बड़े ही प्यार से समझाया, बाबू रे पढ़ ले, पढ़ला लिखला से बहुत अच्छा हुए छै। तो इसके बाद है ना ये बालक पढ़ने लगा। इसीलिए पूछा गया है कि अभिरुचि किसने जगाई, यानी इसके मन में लालसा इच्छा किसने जगाई, तो माता पार्वती ने, पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद अगले प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, इसका भी देखिए ऑप्शन नीचे चला गया है। बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ था वो हुआ है, बालकृष्ण भट्ट का जो निधन हुआ है 20 जुलाई 1914 ईस्वी, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद आगे देखिए, इसका हम ऑप्शन दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए 20 जुलाई 1914 ईस्वी का इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ये आपके बातचीत चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव सारा एकदम जन पूरा निकाल दिए हैं, कुछ भी नहीं छूटा गया है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको एक बार दो बार देख लीजिए ताकि आपको याद हो जाए, उसके बाद आप एग्ज़ाम में एकदम जन गर्दा उड़ा दें। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद।